साथियों, आप सभी का विजय नाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व जैव ईंधन दिवस के संदर्भ में, अर्थात वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो यह याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त के दिन मनाया जाता है। अब चूंकि यह इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो यह आपके जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन इसके तहत कवर हो जाएगा। अब इसके बारे में विस्तार से थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो विश्व जैव ईंधन दिवस जो है, यह प्रतिवर्ष 10 अगस्त के दिन या 10 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य परंपरागत जीवाश्म ईंधन के एक विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और यह दिवस सर रुडोल्फ क्रिश्चियन कार्ल डीजल, ये कौन थे? तो ये डीजल इंजन के आविष्कारक थे। तो इनके शोध प्रयोगों के सम्मान में मनाया जाता है। इन्होंने वर्ष 1893 में मूंगफली के तेल से एक इंजन चलाया था। तथा भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन जो है, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। और 2020 की जो भारत के द्वारा थीम रखी गई है, वह थीम क्या है? तो याद रखिएगा, जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। चूँकि वर्तमान में क्या है, आत्मनिर्भर भारत पर ज़्यादा जोर है, तो ये चीज़ आपको इस थीम में भी दिखाई पड़ेगी। तो जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। अब प्रश्न उठता है कि ये जैव ईंधन होते क्या हैं? तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैव ईंधन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ, अब ये कार्बनिक पदार्थ आपका जीवित अथवा मृत पदार्थ दोनों हो सकते हैं, इससे अर्थात कार्बनिक पदार्थ से कम समय में, अब ये कम समय में क्या है, चाहे दिन, सप्ताह या महीने में, जबकि जो आपके परंपरागत ईंधन होते हैं या जो फ्यूल्स होते हैं या कह सकते हैं जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है, उनके कंपेयर में ये काफ़ी कम समय में, दिन, सप्ताह या महीने में निर्मित होता है। तो इसे क्या कहते हैं? जैव ईंधन कहते हैं, बायोफ्यूल माना जाता है। जैव ईंधन जो है प्रकृति में ठोस, तरल एवं गैसीय तीनों प्रकार से हो सकते हैं। अब ठोस रूप में कैसे होंगे? तो लकड़ी, पौधे से प्राप्त सूखी हुई सामग्री तथा खाद। तरल रूप में बायोएथेनॉल और बायोडीजल। गैसीय में बायोगैस। अब देख लेते हैं कि जैव ईंधन का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब कितने प्रकार के जैव ईंधन हो सकते हैं। तो इसमें आता है पहली पीढ़ी के जैव ईंधन। तो फर्स्ट जनरेशन के जैव ईंधन कौन से होते हैं या बायोफ्यूल कौन से होते हैं, इनको थोड़ा सा देखते हैं। तो पहली पीढ़ी के जैव ईंधन को पारंपरिक जैव ईंधन भी कहा जाता है। ये चीनी, स्टार्च या वनस्पति तेल आदि जैसी चीज़ों से निर्मित होते हैं। तो यहाँ ये ध्यान दें कि ये सभी जो वस्तुएं हैं, चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल, ये सभी खाद्य उत्पाद हैं। और खाद्य सामग्री से निर्मित किसी भी जैव ईंधन को मानव भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है तथा इसे पहली पीढ़ी का जैव ईंधन माना जाता है। जो खाद्य पदार्थों से निर्मित होता है वो क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन का बायोफ्यूल होता है। अब अगला कौन सा आएगा? सेकंड जनरेशन का बायोफ्यूल। तो ये क्या होते हैं? संवहनीय अर्थात सस्टेनेबल फीड स्टॉक से उत्पादित होते हैं। फीड स्टॉक की जो संवहनीयता है अर्थात सस्टेनेबिलिटी है, इसकी उपलब्धता, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर इसके प्रभाव, भूमि उपयोग पर इसके प्रभाव तथा इसकी खाद्य आपूर्ति को खतरे में डालने की क्षमता से प्रभावित होती है। मतलब ये कितना आपके जो खाद्य आपूर्ति है उसको कितना ज़्यादा प्रभावित करेगी, तो उसके आधार पर या इन चीज़ों के आधार पर जो है फीड स्टॉक की संवहनीयता अर्थात सस्टेनेबिलिटी वो निर्धारित की जाती है। तथा दूसरी पीढ़ी का कोई जैव ईंधन जो है ये खाद्य फसल नहीं होता है। हालांकि कुछ खाद्य उत्पाद जब वो उपभोग योग्य नहीं बचते हैं, तब दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन बन सकते हैं। तथा दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन को अक्सर उन्नत जैव ईंधन कहा जाता है। जैसे कि वहाँ पे पहले वाले को पारंपरिक जैव ईंधन कहा जाता था, वैसे यहाँ इसे उन्नत जैव ईंधन कहा जाता है। अब इसके बाद भी अगला आता है तृतीय पीढ़ी के या तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन। तो इसमें क्या होते हैं? तो शैवाल से प्राप्त जैव ईंधन ये होते हैं। इन जैव ईंधन को इनकी विशिष्ट उत्पादन प्रणाली तथा पहली और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन की जो अधिकांश कमियां हैं, उन कमियों में कमी करने की क्षमता के कारण अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जो पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन में जो कुछ कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को ये तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन दूर कर देते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ याद रखिएगा, इसमें तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन मेनली ये किससे प्राप्त करते हैं? शैवाल से प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन की।
तो इन ईंधनों के उत्पादन में जिन फसलों को अधिक मात्रा में कार्बन सोखने के लिए आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग करके तैयार किया जाता है, उन्हें बायोमास के रूप में उगाया और काटा जाता है। तो याद रखिएगा, चौथी पीढ़ी के लिए क्या कहता है, जैव आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग का प्रयोग करके इन फसलों को तैयार किया जाता है। इसके पश्चात इन फसलों को दूसरी पीढ़ी की तकनीकों का उपयोग करके ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार की जो विभिन्न पहलें हैं या जो इनिशिएटिव उठाए गए हैं उनके बारे में। तो वर्ष 2014 से भारत सरकार ने कई ऐसी पहलें या इनिशिएटिव किए हैं जिनसे अन्य ईंधनों में जैव ईंधनों को मिलाने की मात्रा को बढ़ाया जा सके। जैसे मुख्य पहलों में शामिल हैं एथेनॉल के लिए नियंत्रित मूल्य प्रणाली, तेल विपणन कंपनियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना तथा 1951 के उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम में संशोधन तथा एथेनॉल की खरीद के लिए लिग्नो सेलुलोसिक तरीके को अपनाना। इसके अलावा सरकार ने जून 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को मंजूर किया था। इस नीति का लक्ष्य जो है 2030 तक, यह डेट याद रखिएगा, 2030 तक 20% एथेनॉल और 5% जैव जो है डीजल मिश्रित करना है। इसके अलावा अन्य कामों के अलावा इस नीति ने, ये जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 है, इस नीति ने एथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे को व्यापक बनाया है, साथ ही उच्च कोटि के जैव ईंधनों के उत्पादन को भी लाभकारी बनाया है। इसके अलावा सरकार ने सीरे पर आधारित सी तत्व अर्थात कार्बन एलिमेंट की प्रचुरता वाले एथेनॉल मिश्रण के कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो संदर्भ यह है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि यह राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है क्या। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है ये स्वच्छ भारत मिशन पर एक परस्पर संवादात्मक अर्थात इंटरेक्टिव अनुभव केंद्र है तथा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के तहत राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है इसको पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के अवसर पर 10 अप्रैल 2017 को घोषित किया गया था, क्योंकि 2017 में चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, तो 2017 में 100 साल पूरे थे। तो इसी शताब्दी समारोह के अवसर पर जो है 10 अप्रैल 2017 को ये राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र पहली बार इसको घोषित किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में डिजिटल और आउटडोर इंस्टॉलेशन के संतुलित मिश्रण से स्वच्छता एवं संबंधित पहलुओं के बारे में विभिन्न सूचनाएं, जागरूकता और जानकारियां प्राप्त होंगी। अब देख लेते हैं जो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है इनकी भूमिका और कार्य क्या है। तो यह आगामी पीढ़ी के लिए, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनके लिए भारत की स्वच्छता की गाथा दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन अभियान की सफल यात्रा से परिचित कराएगा। मतलब जो स्वच्छ भारत अभियान भारत में चलाया गया वो किस प्रकार से सफल हुआ और किस प्रकार से लोगों के बिहेवियरल जो है उसमें चेंजिंग आई, उसके बारे में यह बताएगी। इसके अलावा यह स्वच्छता मिशन की सफलता के मुख्य अवयवों जो एलिमेंट्स हैं और देश के सत्याग्रह से लेकर स्वच्छाग्रह तक भारत की यात्रा के उपाख्यानों का प्रदर्शन करेगा। साथ ही यह स्वच्छता और संबंधित पहलुओं पर सूचनाएं, जागरूकता और शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। अब थोड़ी चर्चा हम लोग चंपारण सत्याग्रह से कर लेते हैं। उसके संबंध में जो प्रमुख फैक्ट हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो वर्ष 1917 में, ये एग्जैक्ट डेट देखें तो 10 अप्रैल 1917 में बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था तथा यह सत्याग्रह तिनकठिया पद्धति से संबंधित था। अब तिनकठिया पद्धति क्या थी? तो तिनकठिया पद्धति में क्या था कि यहाँ के किसानों को जो भी उनके पास टोटल खेत होता था अपने कृषि वाले भूमि के 3/20 भाग में इन्हें नील की खेती करने पर बाध्य किया जाता था। तो यही तिनकठिया पद्धति थी जिसका विरोध वहाँ के किसान कर रहे थे और इसी के संदर्भ में जो है गांधी जी यहाँ आए थे। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर, राजकुमार शुक्ल जो हैं ये लखनऊ में जब मीटिंग थी वहाँ पर ये गए थे और इन्होंने गांधी जी से आग्रह किया था चंपारण आने के लिए। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए और कृषकों की समस्याओं की जांच की। कई बार पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो इनके प्रमुख सहयोगी यहाँ पर थे राजेंद्र प्रसाद,
JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजरुल मजरुल हक, नरहरि पारिक व बृज किशोर। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट भी देखिए, जैसे NG रंगा ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि किसने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो NG रंगा ने किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो जो महात्मा की उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी को दी गई थी। और कई बार क्या होता है कि ये जो इनके कुछ प्रमुख सत्याग्रह रहे हैं, इनके द्वारा चलाए गए मूवमेंट है, उनका क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। तो पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन या 1918 में। फिर खेड़ा सत्याग्रह, यह भी गुजरात का है, यह भी 1918 में होता है। तो क्रम यही है, याद रखिएगा, पहले चंपारण सत्याग्रह होता है, फिर अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन होता है, फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो ये क्रम भूलिएगा नहीं, कई बार परीक्षा में ये क्रम लगाने के लिए पूछा गया है। आगे चलते हैं फूड सिस्टम विजन पुरस्कार के बारे में, या फूड सिस्टम विजन प्राइज के बारे में। चूँकि यह खाद्य से संबंधित टॉपिक है, तो यह आपके GS के प्रश्न पत्र नंबर 3 के तहत अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में, जो कृषि वाला सेक्शन है, उसके अंतर्गत यह कवर हो जाएगा। तो फूड सिस्टम विजन पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यह विश्व भर के संगठनों के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए वर्ष 2050 तक, डेट याद रखिएगा, 2050 तक एक पुनर्योजी अर्थात रीजनरेटिव और पौष्टिक खाद्य प्रणाली की परिकल्पना विकसित करने के लिए एक आमंत्रण है। और इसके अंतर्गत 2 लाख अमेरिकी डॉलर का नगद प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है। और इसे अमेरिका की द रॉकफेलर फाउंडेशन तथा अन्य 2 संगठनों, सेकेंड म्यूज और ओपन आइडियो की भागीदारी में शुरू किया गया था। अब थोड़ा सा बात करते हैं फूड सिस्टम विजन क्या है। तो यह वास्तव में भविष्य के बारे में एक कहानी है, जो निम्नलिखित 6 परस्पर अंतर संबंधित विषयों को संबोधित करती है। अब इसके तहत 6 विषय कौन से हैं? तो पर्यावरण, आहार अर्थात फूड, अर्थशास्त्र, संस्कृत अर्थात कल्चर, प्रौद्योगिकी और नीति अर्थात पॉलिसी। अब चर्चा का कारण क्यों है ये, वर्तमान में चर्चा में क्यों आया? तो हाल ही में रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा फूड सिस्टम विजन 2050 पुरस्कारों के लिए विश्व के 10 विजनरीज में से एक के रूप में हैदराबाद स्थित गैर लाभकारी संगठन नंदी फाउंडेशन को चुना गया है। इस वजह से यह चर्चा में आया था। नंदी फाउंडेशन को अपने अराकोनोमिक्स मॉडल, कौन सा मॉडल है? अराकोनोमिक्स मॉडल के लिए पुरस्कृत किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि यह अराकोनोमिक्स मॉडल है क्या? इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यह एक नया एकीकृत आर्थिक मॉडल है, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक मॉडल है यह, जो पुनर्योजी कृषि अर्थात रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों के लिए लाभ तथा उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। मतलब दोनों पक्षों के लिए ये प्रॉफिटेबल है, मतलब जो किसान है उनको लाभ होगा और जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उनको गुणवत्ता मिलेगी। यह मॉडल अराकू क्षेत्र जो है आपके तेलंगाना में है, तो यह मॉडल अराकू क्षेत्र के आदिवासी किसानों के लिए उपहार है। और इस आर्थिक मॉडल के आधार पर आदिवासी किसानों ने अराकू क्षेत्र में विश्व स्तरीय कॉफ़ी का उत्पादन किया है, जिसे इस कॉफ़ी को वर्ष 2017 में पेरिस में लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही इन आदिवासी किसानों ने 955 से अधिक गांवों में 25 मिलियन पेड़ लगा करके उच्च स्तर पर कार्बन अवशोषण करने वाले अराकू क्षेत्र का रूपांतरण कर दिया है। अब प्रश्न उठता है कि ये नंदी फाउंडेशन के चुनाव कारण क्या है, क्यों चुना गया है? तो इनके कुछ कार्यों को देख लेते हैं। तो अराकू क्षेत्र में अराकोनोमिक्स मॉडल की सफलता से प्रेरित होकर के महाराष्ट्र के वर्धा के कृषि समुदायों की आजीविका में सहयोग करने तथा इसके साथ ही दिल्ली में भी इस मॉडल को अपनाया गया है। तथा नंदी फाउंडेशन पूरे भारत में 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि में कृषि का रूपांतरण करके हजारों कृषि रोजगार का निर्माण कर अपनी छाप छोड़ने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा अराकोनोमिक्स मॉडल फूड विजन 2050 के अनुरूप है, और जो फूड विजन 2050 है यह ABCDEFGH फ्रेमवर्क पर आधारित है। मतलब इसमें 8 एलिमेंट है। अब ये 8 ABCDEFGH है क्या? तो A से क्या है? कृषि अर्थात एग्रीकल्चर है। B से बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। C से कंपोस्ट है, खाद। और D से डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है अर्थात विकेंद्रीकृत निर्णय। E से है इंटरप्रेन्योर्स उद्यमी। और F से है फैमिलीज परिवार।
G से है ग्लोबल मार्केट अर्थात वैश्विक बाजार, और आपका H से है हेड स्टैंड आर टर्निंग करंट अप्रोचेज ऑन देयर हेड अर्थात धारा परिवर्तन नजरिया। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गंदगी मुक्त भारत अभियान के बारे में। तो संदर्भ यह है कि 8 अगस्त 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के लिए एक सप्ताह कब से 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलने वाले गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। इस सप्ताह के दौरान 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक, तो इस सप्ताह के दौरान 15 अगस्त तक जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो 15 अगस्त तक प्रत्येक दिन भारत के शहरों तथा गाँव में स्वच्छता के लिए जन आंदोलन को पुनः आरंभ करने के लिए स्वच्छता पहले चलाई जाएंगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में। तो यह जो आपका टॉपिक है यह जीएस के प्रश्न पत्र 3 के तहत बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि के अंतर्गत आ जाएगा। तो संदर्भ की बात करते हैं तो हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति का आरंभ किया गया है, और इस नीति से सरकार का उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। मतलब दोनों मोर्चों पर इनको कार्य करना, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना है और प्रदूषण के स्तर को भी कम करना है। अब इस नीति या पॉलिसी की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। तो इस नीति का जो लक्ष्य है वह वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को 25% तक करना है। तो यह डेट याद रखिएगा, 2024 तक का टारगेट है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को 25% तक करना है। तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहन जो है यहाँ पर 0.29% है, काफ़ी कम है, इसको 25% तक ले जाना है। इसके अलावा ई वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में भी छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही इसके अंतर्गत दोपहिया वाहनों, ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक तथा कारों के लिए 1.5 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा नीति को लागू करने के लिए ईवी सेल अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल को स्थापित किया जाएगा। साथ ही सरकार एक राज्य इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड का भी गठन करेगी और एक वर्ष में 2200 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए प्रत्येक 3 किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर के दायरे में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो सकें। इसके अलावा दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत स्क्रैपिंग प्रोत्साहन भी देगी और युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि इस नीति के कार्यान्वयन के बाद इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लोया जिरगा के बारे में। तो देख लेते हैं लोया जिरगा है क्या। तो यह अफगानिस्तान में विभिन्न जाति, धार्मिक और जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने वाली एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है और यह एक अति सम्मानित सदियों पुरानी सलाहकारी संस्था है जिसे राष्ट्रीय संकट के समय अथवा राष्ट्रीय मुद्दों के निपटारे के लिए बुलाया जाता है। अफगान संविधान के अनुसार लोया जिरगा को अफगान लोगों के सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है और यह एक आधिकारिक निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि इसे सर्वोच्च अभिव्यक्ति वाला एक संस्था तो माना जाता है, परंतु यह आधिकारिक निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है और इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो यह दोनों फैक्ट याद रखिएगा। अब यह चर्चा में क्यों आया है, तो हाल ही में हत्या और अपहरण सहित गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 400 तालिबान लड़ाकों को मुक्त करने संबंधी निर्णय लेने के लिए अफगानिस्तान में 3 दिवसीय लोया जिरगा महासभा को बुलाया गया है। इस वजह से यह चर्चा में था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।